नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 से यशपाल जी द्वारा रचित निबंध लखनवी अंदाज और पाठ के शब्दार्थ के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लखनवी अंदाज नामक निबंध को पढ़ने से पहले हम निबंध के महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान लेते हैं। यशपाल जी ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं यशपाल जी द्वारा रचित निबंध लखनवी अंदाज, जो कि इस प्रकार से हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर ज़रा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनवी की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओ, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज। जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। उसके बाद देखिए क्या होता है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत ही एहतियात से छिलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुर्क दी।
उनकी प्रत्येक भाव-भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनके मुख हीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाएं। नवाब साहब ने तृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए। फांक को सूंघा और उसके बाद देखेंगे स्वाद के आनंद में पलके मुंद, स्वाद के आनंद में पलके मुंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो, यो है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, जो है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे, खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मेदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना, यह है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो ये था लखनवी अंदाज नामक निबंध। अब हम इस निबंध के जो शब्दार्थ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार से हैं। मुफस्सिल, मुफस्सिल का अर्थ होता है केंद्र या मुख्य नगर के आसपास का इलाका। पैसेंजर, यात्री। ट्रेन, रेलगाड़ी। उतावला, आतुर या जल्दबाजी करने वाला। फुंकार, फुफकार या ट्रेन के इंजन की आवाज़। दाम होती है कीमत या मूल्य। भीड़, जनसमूह। एकांत, सुनसान जगह या अकेलापन। प्राकृतिक दृश्य, कुदरती नज़ारे। अनुमान का अर्थ होता है अंदाज़ा। प्रतिकूल, विपरीत या उल्टा। निर्जन, जहाँ कोई मनुष्य ना रहता हो या सुनसान। बर्थ, ट्रेन में बैठने या सोने की सीट। नवाबी नस्ल, रईस मिजाज या नवाबों के खानदान जैसा। सज्जन, भला या शरीफ आदमी। पालथी मारे, पैरों को मोड़कर आराम से बैठना। सहसा, अचानक। चिंतन, सोच विचार या मनन करना। विघ्न, बाधा या रुकावट। असंतोष, संतुष्टि ना होना या नाखुशी। अपदार्थ होता है तुच्छ या छोटी या बेकार वस्तु। शौक, शौक का अर्थ होता है चाव या रुचि। संगति, इसका अर्थ होता है साथ या मेलझोल। आत्मसम्मान, इसका अर्थ होता है अपनी इज्जत या स्वाभिमान। असुविधा, परेशानी या दिक्कत। संकोच, हिचकिचाहट या शर्म। किफ़ायत, इसका अर्थ होता है बचत या कम खर्ची। गवारा,
गवारा का अर्थ होता है सहन करना या स्वीकार करना। अगला है मंझले दर्जे, इसका अर्थ होता है मध्यम श्रेणी या इसको आप मिडिल क्लास भी कह सकते हैं। अगला शब्द है कनखियों, इसका अर्थ होता है तिरछी नज़रों से देखना। अगला शब्दार्थ है जो कि इस प्रकार से है संबोधन, इसका अर्थ होता है किसी को पुकारना या संबोधित करना। आदाब अर्ज, सम्मानपूर्वक नमस्कार या अभिवादन। जनाब, इसका अर्थ होता है श्रीमान या महोदय। फरमाएंगे, इसका अर्थ होता है कहेंगे या कृपा करेंगे। भांपना, अनुमान लगाना या अंदाज़ा लगाना। शराफत, भद्रता। गुमान, इसका अर्थ होता है भ्रम या घमंड। मामूली, इसका अर्थ होता है साधारण। हरकत, गतिविधि या चेष्टा। लथेड़ना, सानना या लपेटना। पहुँच, साफ करना। फांको, हीरे की कटी हुई कली या टुकड़ा। करीने, सलीके से या तरीके से। स्टेशन, रेलवे स्टेशन। ग्राहक, खरीदार। पुड़िया, कागज़ की छोटी थैली या पैकेट। हाजिर, उपस्थित। बुरकना, छिड़कना। भाव भंगिमा, चेहरे के हाव भाव। स्फुरण, इसका मतलब होता है फड़कना या कंपन या हिलना। रसास्वादन, रस का आनंद लेना, स्वाद लेना। कल्पना, मन की सोच या विचार। पलावित होता है पानी से भर जाना या मुंह में पानी आना। रईस, अमीर या धनवान। असलियत, सच्चाई। वल्लाह, भगवान की कसम। पनियाती, पानी से भरी हुई या रसीली। मैदा, आमाशय या पेट का वो भाग जहाँ खाना पचता है। पलकें मूंदना, आंखें बंद कर लेना। वासना, इसका अर्थ होता है इच्छा, चाह या सुगंध। खानदानी, इसका अर्थ होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा। अगला जो शब्दार्थ है वो इस प्रकार से है। अब इसमें आप देखेंगे जो अगला जो शब्दार्थ है तस्लीम। तस्लीम का अर्थ होता है अभिवादन करना या सम्मान में। सिर खम करना, इसका अर्थ होता है सम्मान में सिर झुकाना। तहजीब, शिष्टता, सभ्यता या सलीका। नफासत, इसका अर्थ होता है स्वच्छता या शुद्धता। नज़ाकत, इसका अर्थ होता है कोमलता या सुकुमारता। सूक्ष्म, बहुत बारीक या छोटा। नफीस, इसका अर्थ है बढ़िया, उत्तम या श्रेष्ठ। अमूर्त, इसका अर्थ है ऐसे अमूर्त यानी कि जो दिखाई ना दे। उदर, इसका अर्थ है पेट। लजीज, स्वादिष्ट। शकील, गरिष्ठ, जो आसानी से ना पचे। नामुराद, इसका अर्थ होता है अभागा या बदकिस्मत। ज्ञान चक्षु, इसका अर्थ होता है ज्ञान रूपी आंखें या अंतर्दृष्टि। तो ये थे लखनवी अंदाज नामक निबंध के शब्दार्थ। उम्मीद करता हूँ कि आपको लखनवी अंदाज नामक पाठ का जो पठन है और जो इसके शब्दार्थ हैं वो समझ आए होंगे। तो जल्द आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।